हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की क्या पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, इसी को हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दिया गया है। तो इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? पार्टिकल्स और स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट ऑल 8 corners of unit cell and at all 6 face centers। तो कौन कौन से रहेंगे वो 6 फेस सेंटर्स इस यूनिट सेल में? 1 2 3 4 ये बैकवर्ड फेस रहेगा इस यूनिट सेल का, 5th और 6th रहेगा टॉप फेस। तो इन्हीं फेस सेंटर्स पर स्फीयर्स प्रेजेंट हैं और सभी 8 कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने स्फीयर्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ स्फीयर्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि जो टोटल 8 कॉर्नर पार्टिकल्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इस यूनिट सेल के लिए, और सभी 6 फेस सेंटर पार्टिकल्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इस यूनिट सेल के लिए। तो हम सभी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कॉर्नर पार्टिकल्स का। तो जो कॉर्नर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है किसी भी यूनिट सेल का, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस यूनिट सेल के लिए? 1/8। और टोटल कितने कॉर्नर पार्टिकल्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 कॉर्नर पार्टिकल्स हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे उन सभी फेस सेंटर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए। तो जो फेस सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है किसी भी यूनिट सेल के, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल के लिए? 1/2। और टोटल ऐसे कितने फेस सेंटर पार्टिकल्स है इस यूनिट सेल में? 6। तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ से 3। तो 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर टोटल कितने स्फीयर्स प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में? 4। और जो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन एनी यूनिट सेल होंगे या पार्टिकल्स कितने होंगे उस यूनिट सेल में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, और Z की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिलती है? 4। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस यूनिट सेल के लिए क्या वॉल्यूम रहेगा। इस यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम रहेगा? इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कितनी है? A है, क्योंकि ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो क्या रहेगा? A × A, क्योंकि यहाँ पर जो एज लेंथ रहेगी इस यूनिट सेल की वो क्या है? A है। द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ दिस क्यूबिक यूनिट सेल = A। तो वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पर? A³। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ये 4 स्फीयर्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है उनका टोटल इस यूनिट सेल के लिए क्या वॉल्यूम रहेगा, या कितना स्पेस वो इस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? = R। तो यहाँ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक स्फीयर को जो इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है और उस स्फीयर का रेडियस कितना है? R है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर क्या रहेगा यहाँ पर? 4/3 πr³। अब टोटल स्फीयर्स कितने प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, उन सभी का क्या वॉल्यूम रहेगा, या ये कहें कि वो 4 स्फीयर्स इस यूनिट सेल के कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स = 4 × 4/3 πr³। और यही क्या रहेगा? वॉल्यूम occupied by 4 spheres of this unit cell। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो इस यूनिट सेल का?
तो 16/3 पाई आर क्यूब, ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by all spheres present in this unit cell। तो टोटल 4 स्फीयर्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इस यूनिट सेल का, वो रहेगा 16/3 पाई आर क्यूब। और टोटल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं इसमें, 4 हैं। और इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है, a क्यूब है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। इसके लिए हम इस यूनिट सेल के किसी एक फेस को चूज कर लेते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर फेस पर ये जो 4 कॉर्नर पार्टिकल्स हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एक दूसरे के। जिस तरह से सिंपल यूनिट सेल में ये कॉर्नर पार्टिकल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, लेकिन यही 4 कॉर्नर पार्टिकल्स इस फेस सेंटर पार्टिकल्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। तो इसलिए हम किसी फेस को चूज करेंगे टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन द एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। इसके लिए मैंने इस यूनिट सेल के किसी एक फेस को चूज किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फेस सेंटर पार्टिकल है वो 4 कॉर्नर पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा उस यूनिट सेल के, लेकिन जो कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिएगा इस फेस का जिसमें कुछ स्फीयर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो वो क्या रहेगा, इसका ये डायगोनल रहेगा। तो इसी डायगोनल को हम चूज करेंगे टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। तो ये क्या रहेगी, एज लेंथ इस यूनिट सेल की ए है, और जो ये रेडियस रहेगा यहां से लेकर यहां तक ये क्या रहेगा आर, और ये भी आर रहेगी डिस्टेंस, ये भी आर रहेगी यहां से यहां तक, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या रहेगी आर। तो ये पॉइंट हम चूज कर लेते हैं ए बी सी डी, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो रिलेशन रहेगा एज लेंथ और रेडियस के बीच में, उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को चूज करना होगा इस डायग्राम में से। तो हम एक चूज कर लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये बेस रहेगा, और ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए सी कितना है, 1 2 3 4 आर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, ए है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से हमें क्या मिलता है, 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4r। तो 4r बिकम्स इक्वल टू 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो जो वैल्यू मिलती है हमें √2a इज इक्वल टू 4r, और a इज इक्वल टू 4/√2r। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वो क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्फीयर्स। कितने स्फीयर्स होंगे इस यूनिट सेल में, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल
क्योंकि हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ले रहे हैं। उन सभी स्फीयर्स ने इस यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको हम डिवाइड करेंगे बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, वो क्या है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो क्या है a क्यूब। इसके लिए हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखेंगे 4/√2r। तो 4 4 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/√2r क्यूब। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64/2√2r क्यूब। यहाँ r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें वैल्यू मिलती है 16/3 × 2√2/64 × 5। तो 16 2 32, 32 2 64 और 2 से यहाँ √2 मिल जाएगा। तो हमें वैल्यू मिलती है π/3√2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.74। और ये वैल्यू हमें मिलती है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसकी फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो उस यूनिट सेल का 0.74 पार्ट उन सभी 4 स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ऑल स्फीयर्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके लिए हम क्या करेंगे 0.74 × 100 और ये मिल जाएगा हमें 74%। तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी वो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी उन सभी यूनिट सेल से, चाहे वो सिंपल यूनिट सेल हो या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो। उन सभी में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी रहती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उन सभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी रहती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। अगर कोई हमारे से ये पूछता है कि जो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसका कितना % स्पेस फ्रीली अवेलेबल है, या ये कहें कितना % स्पेस उन स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो क्या रहेगा 100 - 74। तो 26% यहाँ पर फ्री स्पेस होगा उस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जिसको उन सभी स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है कि कितना % स्पेस उन सभी 4 स्फीयर्स ने इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का ऑक्यूपाई किया है और कितना फ्री स्पेस उस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में प्रेजेंट है जिसको उन सभी स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। तो जब भी हम किसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वहां हमें एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसके लिए हमें एक ऐसे पोर्शन को चूज करना पड़ेगा उस यूनिट सेल का कि जहां पर स्फीयर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। तो अगर हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे तो हम इससे पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।